सबकी लाली टपक रही है प्रधानमंत्री के कुर्सी को लेके। और हर जितने सारे गठबंधन में जितने सारे ठग लोग हैं वो सब के सब इस गठबंधन के माध्यम से प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठना चाहते, बेशक एक दिन के लिए भी क्यों ना हो। बॉलीवुड का एक मशहूर गाना मुझे विपक्ष के लिए याद आता है, सपना मेरा टूट गया, तू ना रहा कुछ ना रहा। आपकी कर्म भूमि के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, तो दिल्ली का बॉस कहते हैं, वो दिल्ली को चमका चुके हैं। इतना चमका दिए कि क्या बताएं। यहाँ जहाँ खड़ा हूँ नाली की बदबू आ रही है पीछे से, इतना चमकाए हैं। तो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को केवल अपने गाड़ी, बंगला, कुर्सी, डाइनिंग टेबल और आईना और ड्रेसिंग टेबल के लिए 170 करोड़ चाहिए क्या? जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो कहाँ का आम आदमी है? श्रीमान राहुल जी तो ढोंगी बाबा है, क्योंकि जैनो तो कुर्ते के ऊपर पहनते हैं और कुर्ते के ऊपर पहन के फिर कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और 4 वेदों का ज्ञान है। उनको शायद 4 वेदों का नाम भी पता नहीं होगा। 4 वेदों की ज्ञान की बात तो। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से 2024 चुनाव को लेकर राजनीतिक बिगुल बच चुका है, हर पार्टी अपना अपना दावा करे। एक बिहार से भी एक आवाज़ उठी है महागठबंधन की। कोलकाता से आते हैं एस के दत्ता जी हमारे साथ, उनसे बात। दत्ता जी, कैसे देखते हैं 2024 का चुनाव किस ओर जा रहा है? जन्म मेरा कोलकाता पे है पर मेरा कर्म भूमि दिल्ली है और दिल्ली पे ही रहता हूँ मैं। 24 का अखाड़ा महागठबंधन, बंधन तो है नहीं, महा भी नहीं है, गांठ ज़रूर है और इसलिए ये गठबंधन है। गठबंधन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सबकी लाली टपक रही है प्रधानमंत्री के कुर्सी को लेके। और हर जितने सारे गठबंधन में जितने सारे ठग लोग हैं वो सब के सब इस गठबंधन के माध्यम से प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठना चाहते, बेशक एक दिन के लिए भी क्यों ना हो। पर सवाल ये है कि क्या जनता मौका देगी एक दिन के लिए या फिर चंद घंटे के लिए? मुझे नहीं लगता है कि जनता मौका देगी, क्योंकि जनता को पता गठबंधन आएगा और 24 में मोदी जी का सुपड़ा साफ करके जाएगा। 14 में भी तो बोले थे सुपड़ा साफ, 19 में भी बोले थे सुपड़ा साफ। साफ तो हुआ। साफ कौन हुए? साफ विपक्ष हुए। सुपड़ा किसका गया? विपक्ष का गया। तो यही चीज़ जो आप 24 के लिए जो दोबारा कह रहे हैं ना कि सुपड़ा साफ होगा, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने रहेगा। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने में हर किसी को जीने का अधिकार है, सपना देखने का अधिकार है। बॉलीवुड का एक मशहूर गाना मुझे विपक्ष के लिए याद आता है, सपना मेरा टूट गया, तू ना रहा कुछ ना रहा। 24 में इनकी सिंहासन 32 की कुर्सी नहीं रहेगी तो सपना भी टूटेगा और हताश भी होंगे और मायूस भी होंगे। हाँ, सपने आप भी देख रहे हैं। आपकी जन्मभूमि से आ रही है ममता दीदी और कह रहे हैं हम बनेंगे प्रधानमंत्री का। ममता दीदी बनेंगे कभी ना कभी। इस पार के बंगाल का नहीं बनेंगे, उस पार के बंगाल का शायद बनेंगे, जिसको हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। क्योंकि ममता दीदी का प्यार तो उस पार से ही है, पद्मा नदी से है, गंगा नदी से नहीं है। अगर गंगा नदी से प्यार होता ममता दीदी का तो ममता दीदी नहीं कहती कि रोहिंग्या तो मेरे लाश के ऊपर से जाएगा वापस उस पार में या फिर बॉर्डर के उस साइड। जब तक मैं जीवित हूँ कोई रोहिंग्या पे छू भी नहीं सकता है। और ममता दीदी की पार्टी कहती है रोहिंग्या आओ, आधार कार्ड लो, वोटर आई कार्ड लो, ठप्पा मारो टीएमसी पे, ज़मीन ले लो, नौकरी ले लो। शर्त यही है कि टीएमसी का कैडर मेंबर बन जाओ और वोट दो टीएमसी को। तो इसलिए ममता दीदी का जो ख्वाब है, ममता दीदी का ख्वाब ढाका से पूरा हो सकता है, कलकत्ता से पूरा नहीं होगा और दिल्ली तो दूर की बात है। लेकिन आपकी कर्म भूमि के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, तो दिल्ली का बॉस कहते हैं, वो दिल्ली को चमका चुके हैं।
इतना चमका दिए कि क्या बताएं। यहाँ जहाँ खड़ा हूँ नाली की बदबू आ रही है पीछे से, इतना चमकाए हैं। चमकाए तो बेशक, एक ही चीज़ चमकाए, उनका आलीशान घर जिसको महल कहते हैं लोग, उसको ज़रूर चमकाए हैं। और उसी पे शीश महल में हीरे भी लगा दिए, मोती भी लगा दिए, चांदी भी लगा दिए, सोना भी लगा दिए। क्या चाहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ियों में रहे, बंगले में नहीं रहे? कौन मना कर रहा है बांग्ले में नहीं रहने के लिए? 4 रूम का फ्लैट में रहो ना। उन्होंने क्या बोला था कि मेरे और मेरी परिवार के लिए 2 रूम की फ्लैट काफ़ी है। आप 2 रूम के फ्लैट के जगह पे 2 और रूम ले लो, 4 रूम ले लो। वो कहते हैं ना बाई 1 गेट 1 फ्री, वो कर लो। पर उस पे आप 9-9, 10-10 कमरे लेके क्या कर रहे हो? और उसके साथ आपके बांग्लों को बनाने के लिए 47 करोड़ की लागत रुपए की खर्चा होती है केवल बांग्लों को बनाने के लिए। और उसके साथ साथ आसपास के बांग्लों को तोड़ के इस बांग्लों का विस्तार करने के लिए कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, अजय माकन जी और बाकी लोग, कि 170 करोड़ लगा है सारी चीज़ों पे पूरा खर्चा। तो किसी भी प्रदेश की मुख्यमंत्री को केवल अपने गाड़ी, बंगला, कुर्सी, डाइनिंग टेबल और आईना और ड्रेसिंग टेबल के लिए 170 करोड़ चाहिए क्या? जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो कहाँ का आम आदमी है? इस बंगाली दिल में मोदी जी के प्रति इतना प्यार क्यों कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाने पे तुले? बाद में मैं बंगाली हूँ, पहले मैं भारतीय हूँ। सनातन धर्म मेरा धर्म है। भगवान राम पे आस्था है, हर हर महादेव पे आस्था है, देवी माँ पे आस्था है। न माननीय प्रधानमंत्री जी धार्मिक रूप से देखा जाए तो भोलेनाथ बाबा के पुजारी है। धार्मिक तो राहुल गांधी भी हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण है। आ रहा हूँ। धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी भोले बाबा के पुजारी हैं, देवी माँ के पुजारी हैं, और उसके साथ साथ ढोंगी नहीं है। श्रीमान राहुल जी तो ढोंगी बाबा है, क्योंकि जैनो तो कुर्ते के ऊपर पहनते हैं और कुर्ते के ऊपर पहन के फिर कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और 4 वेदों का ज्ञान है। उनको शायद 4 वेदों का नाम भी पता नहीं होगा। 4 वेदों की ज्ञान की बात तो दूर की बात है। जिस व्यक्ति को डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ के भारत भ्रमण और भारत का खोज के लिए निकलते हैं एक किताब पढ़ के, तो उसके बारे में क्या बोले? भ्रमण पे इसलिए निकले कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जब नफरत है ही नहीं देश में तो मोहब्बत की दुकान खोलने की क्या ज़रूरत है? और मोहब्बत की दुकान नहीं खोला जाता है, मोहब्बत अपने आप होता है। सामने वाला व्यक्ति को आप इज्जत दोगे, सामने वाला व्यक्ति को सम्मान करोगे तो अपने आप मोहब्बत के लिए जागा हो जाएगा। उसके लिए एक दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको उसकी सिम कार्ड बेचने की आवश्यकता होती है, और ना ही उसका रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। ये जो मोहब्बत की दुकान जिसके बारे में श्रीमान राहुल जी कह रहे, वो तो प्रभावित है इटली के पिज़्ज़ा से और इटली के पास्ता से और अमेरिका के बर्गर से, तो इसलिए दुकान कह रहे। हम लोग कहते हैं मोहब्बत की दुकान नहीं, ये देश ने पूरे दुनिया को मोहब्बत का मंदिर दिया है, क्योंकि ये देश विश्व जननी है, वासुदेव कुटुंबकम। जिस देश का बुनियादी आधार हो उस देश में क्या मोहब्बत की दुकान खोल के मोहब्बत सिखाओगे? क्योंकि इस देश ने तो हज़ारों साल रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, अब चले जाना चाहिए, उनके बाद कौन आएगा? वो तो जनता तय करेगा ना किनकी रिटायरमेंट कब हो गई है और कब होना है। अमेठी से तो उनको रिटायर कर दिया था 2019 में, तो रिटायरमेंट किनकी हुई थी? उनकी हुई थी ना। मोदी जी की हार हुई थी क्या 2019 में? नहीं हुई थी ना। केजरीवाल साहब पूरे देश में बैनर लगाते हुए घूम रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, अनपढ़ प्रधानमंत्री अब बर्दाश्त नहीं।
घूम घूम के हर जगह पे कह रहे हैं कि मुझे समर्थन दे दो, समर्थन दे दो, समर्थन दे दो, क्योंकि ये जो अध्यादेश आया है उसके लिए आपके समर्थन की ज़रूरत है। हर जगह से धुतकारा जा रहा है उनको। कांग्रेस ने सीधा मना कर दिया कि समर्थन देने से, फिर ओवैसी साहब ने मना कर दिया है समर्थन देने से, तो तमाम जितने सारे लोग हैं हर किसी ने मना कर दिया है। तो वो तो घूमते रहेंगे और जहाँ जहाँ जाते हैं उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, महागठबंधन 2024 में कितना कारगर साबित होगा? मैंने पहले ही कहा कि ये महा भी नहीं है, गठबंधन भी नहीं है, ये गाठबंधन है। और जो गाठबंधन होता है वो ठगबंधन होता है। जनता को ठगने की प्रयास है ये, और ये ठगबंधन ठग ही रहेगा। गाठ देख रहे हैं, कह रहे ठग तो योगी जी हैं, मोदी जी है, विपक्ष कह रहा पूरा का। हसीन सपने नहीं देखते हैं हम लोग देश के लिए अच्छा सपना देखते हैं और विकास का सपना देखते हैं, और विकास के सपना को फिर हकीकत में बदलते हैं और उसको डेवलप करते हैं। तो जो गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात करे, जो विकास की बात करे, उनको सपना देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जनता अपने आप मोहरा लगाती है, और इसीलिए चारों दिशा में कमल ही कमल खिलता है। पहले भी खिला है, 19 में भी खिला है और 24 में भी खिलेगा। ये विपक्ष का जो कीचड़ है, कहावत है ना, कीचड़ में कमल खिलता है, तो कमल ज़रूर खिलेगा।